हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास परटर्बेशन थ्योरी। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में डेफिनेटली 16 या 20 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। और आज तक यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बना कि जिसके अंदर ये परटर्बेशन थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो ना पूछा गया हो। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने ये जो वर्ड यूज़ किया है इस वर्ड के ऊपर ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो परटर्बेशन का मतलब है कि किसी भी सिस्टम के अंदर स्मॉल डिस्टर्बेंस टर्म ऐड करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? परटर्बेशन बोलते हैं ना। आइए इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली हम समझ लेते हैं। तो सब हमने मान लिया कि अपने पास ये क्या है, एक एटम है। ठीक है, और इस एटम को उठा के हमने किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया। वो एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। तो अब क्या होगा कि इस एटम के अंदर इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण एनर्जी की कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? परटर्बेशन एनर्जी बोलते हैं। और अब जो परटर्बेशन एनर्जी की टर्म ऐड हुई है उसको हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करके बताएंगे? परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करके बताएंगे। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली समझ लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये एक एटम है और ये एटम अभी किसी भी फील्ड के अंदर नहीं रखा है। ठीक है, तो अब ये जो एटम है इस एटम की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। उस एनर्जी को मैंने क्या बोल दिया? ई नोट बोल दिया। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और उस टाइम पे इस सिस्टम का कुछ ना कुछ हैमिल्टोनियन होगा, उसको हमने क्या बोल दिया? एच नोट बोल दिया। तो ई नोट क्या है? ई नोट है अपने पास उस सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब क्या है? जब मैंने उस सिस्टम को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रख रखा था उस टाइम इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो हमने क्या बोल दी? ई नोट बोल दी। और उस सिस्टम का हैमिल्टोनियन कितना बोल दिया? एच नोट बोल दिया। बोले तो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, मतलब ऐसा हैमिल्टोनियन जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के कारण से है या फिर सिस्टम को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रख रखा उस टाइम सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है उसको हमने क्या बोल दिया? ग्राउंड स्टेट हैमिल्टोनियन या फिर अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन या फिर मेन हैमिल्टोनियन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस इस एटम को एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण इस एटम के अंदर क्या होगी? कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी। वो हैमिल्टोनियन के अंदर भी होगी और वो एनर्जी के अंदर भी होगी। करेक्शन टर्म कैसे ऐड होगी? ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना थी? ई नोट थी। तो अब क्या होगा? एक्सटर्नल फील्ड के कारण से इस एटम के अंदर क्या होगी? कुछ भी करेक्शन टर्म ऐड हो सकती है। E1 E2 E3 E4 E5। और ये जो करेक्शन टर्म ऐड होगी ये बहुत ज़्यादा स्मॉल टर्म होगी। ठीक है, अब इस स्मॉल सी टर्म को, इस स्मॉल एनर्जी की टर्म को या इस हैमिल्टोनियन के टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक अप्रोक्सीमेशन मेथड बनाया जिस अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम नाम दिया परटर्बेशन थ्योरी। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो स्मॉल करेक्शन टर्म होगी, ऐड होगी, उसको हम परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और बात करते हैं हम। जब हमने इस सिस्टम को किसी भी फील्ड में नहीं रख रखा था तो उस सिस्टम का एनर्जी क्या था? ई नोट था। हैमिल्टोनियन कितना था? एच नोट था। तो हमने इस एनर्जी को सोल्व कर रखा है। जब हमने किसी सिस्टम को एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रख रखा है तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से उसका ई नोट निकाल सकते हैं, एच नोट निकाल सकते हैं। पर जैसे ही मैं सिस्टम को उठा के किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ, एक्सटर्नल फील्ड के कारण उस सिस्टम के अंदर कुछ करेक्शन टर्म ऐड होती है तो उसको मैं फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट नहीं करके बता पा रहा था कि ये करेक्शन टर्म जो ऐड हुई है श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट करके नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, अब उस स्मॉल टर्म को ऐड करने के लिए हमने फिर एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की जिसको हम क्या बोलते हैं? परटर्बेशन थ्योरी बोलते हैं। और ये एक टाइप का अप्रोक्सीमेशन मेथड है। ठीक है, हम बेसिकली 2 या 3 टाइप के अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ते हैं। पहला अपने पास परटर्बेशन थ्योरी है, उसके बाद वेरिएशनल मेथड है, उसके बाद अपने पास आता है WKB मेथड। ये तीनों क्या है अपने पास? अप्रोक्सीमेशन मेथड है। और बड़े कमाल की बात यह है कि हमने तीनों के ऊपर लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, परटर्बेशन थ्योरी के ऊपर हम अभी लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, बाकी के ऊपर हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। या फिर आप WKB मेथड देखना चाहते हैं तो WKB मेथड बाय कांस्टेंट पागल से सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। या फिर वेरिएशनल मेथड भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने बहुत सारी ब्रांच के या फिर क्वांटम मैकेनिक्स की ऑलमोस्ट वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब इस पे एक पॉइंट और मेरे को याद आता है, उस पॉइंट के ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास कोई भी एटम है, उस एटम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी वो एक्सटर्नल फील्ड के कारण ही होगी। ठीक है, एटम नहीं, यूनिवर्स की कोई भी चीज़ है उसके अंदर अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वो एक्सटर्नल फील्ड के कारण से ही होती है। चाहे वो कोई इंसान हो, इंसान को भी कोई डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, वो भी किसके कारण से होती है? किसी एक्सटर्नल फील्ड के कारण से होती है। एक्सटर्नल फील्ड वो कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम हो सकती है। और एटम के अंदर क्या हो सकता है? वो कोई
इलेक्ट्रिक फील्ड भी, एक्सटर्नल फील्ड क्या हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, या फिर किसी और टाइप का फील्ड हो सकता है, जिसके कारण इसके अंदर क्या होगी, इसकी एनर्जी के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी। ठीक है, अब वो करेक्शन टर्म अगर एक्सटर्नल फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट बोलेंगे। अब अगर मैंने इस एटम को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगी, इसके अंदर कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी, इस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट होंगे, जिसको हमने नाम दिया जीमान इफेक्ट नाम दिया। उसके बाद अपने पास जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है उसको भी हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है तो वहाँ पे भी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण एक स्मॉल करेक्शन टर्म क्या होती है, एनर्जी की प्रोड्यूस होती है, जिसको हम परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे फिर कंसेप्ट आता है किसका, फाइन स्ट्रक्चर का, जो किसकी हेल्प से आया है, जो फाइन स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण से आई है। सिंपल अपने पास जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है वहाँ पे भी जो एनर्जी करेक्शन है वो हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। या फिर अपने पास कोई एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल है और उस ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल को उठा के भी मैंने किसके अंदर प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, तो उसको भी हम वहाँ पर भी जो करेक्शन टर्म आएगी उसको भी हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट और रहता है, जैसे ही मैं इस एटम को उठा के एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो इसकी एनर्जी के अंदर कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या थी, ई नॉट थी, तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के अंदर मैं क्या करूंगा, जो एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो करेक्शन टर्म आई है एनर्जी की, वो उसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, सिमिलर जो हैमिल्टोनियन है ये अपने पास क्या है, मेन हैमिल्टोनियन है। ठीक है, और ये सिस्टम की मेन एनर्जी है जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सोल्व कर चुके हैं। अब ये जो हैमिल्टोनियन है ये ग्राउंड स्टेट हैमिल्टोनियन है या मेन हैमिल्टोनियन, जैसे ही फील्ड में रखूंगा एटम को तो इस हैमिल्टोनियन के अंदर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो करेक्शन टर्म ऐड हो रही है इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्मॉल होगी, 0 से ज़्यादा होगी और 1 से क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इस बेसिक इंट्रोडक्शन को एक बार हम पढ़ और लेते हैं जिस टाइप से हमने इसको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो परटर्बेशन थ्योरी इज एन अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज्ड टू सोल्व स्मॉल कंट्रीब्यूशन टर्म इन हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम। और हैमिल्टोनियन के साथ एनर्जी भी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो परटर्बेशन थ्योरी क्या है, एक टाइप का अप्रोक्सीमेशन मेथड है। ठीक है, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल कंट्रीब्यूशन टर्म, चाहे वो एनर्जी के अंदर स्मॉल करेक्शन टर्म ऐड हो रही हो या फिर परटर्बेशन जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन के अंदर स्मॉल करेक्शन टर्म ऐड हो रही है, उसको हम किसकी हेल्प से सोल्व करेंगे, परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से सोल्व करेंगे। एक्चुअली बात ये है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन टर्म ऐड हो रही थी तो उस टाइम पे हमने फिजिक्स के जितने भी लॉ थे, जितने भी थ्योरी थी, वो सब हमने अप्लाई की इस स्मॉल करेक्शन टर्म को कैलकुलेट करने के लिए। पर कोई भी थ्योरी या फिर कोई भी इक्वेशन जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो स्मॉल करेक्शन टर्म को कैलकुलेट करके नहीं बता पा रही थी। तो इसके लिए फिर अपने को फिर एक नई थ्योरी बनानी पड़ी जिसको हम क्या बोलते हैं, परटर्बेशन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके एग्जांपल ले रखे हैं, लाइक इफ एन एटम प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन एनर्जी लेवल्स आर डिस्प्लेस या एनर्जी लेवल्स आर स्प्लिट, दैट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। जब मैं इस एटम को उठा के एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ तो इस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर इस एटम के अंदर उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ करेक्शन टर्म ऐड होती है उसकी एनर्जी के अंदर, उसके हैमिल्टोनियन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो करेक्शन टर्म ऐड होगी उसको हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इफ एन एटम प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड देन एनर्जी लेवल आर डिस्प्लेस, दैट इज नोन एज जीमान इफेक्ट। अब ये जो एटम है इस एटम को उठा के कहाँ पे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी क्या होगा, इस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी। जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है तो वहाँ पे भी स्मॉल करेक्शन टर्म आती है जिसको हम परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम कम इनटू पिक्चर। ठीक है, अब जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है तो वहां पे अपने को क्या देखने को मिला था, फाइन स्ट्रक्चर देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो भी हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करके बताते हैं, परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करके बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इफ ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल है उसको उठा के मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देता हूं तो उसको भी हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ये सब परटर्बेशन थ्योरी की एप्लीकेशन है जो हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दीज स्मॉल इंटरेक्शन टर्म कैन बी कैलकुलेटेड परटर्बेशन थ्योरी। तो ये जितनी भी करेक्शन टर्म का हमने अभी जिक्र किया है इन सब को हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। लेट एच नोट इज द मेन हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम। एच नोट क्या है? उस टाइम का हैमिल्टोनियन है जब मैंने सिस्टम को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं रख रखा था, तो उस टाइम सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या था? एच नोट था। ठीक है, जिसको हम मेन हैमिल्टोनियन बोलते हैं या फिर अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन भी बोलते हैं। और हैमिल्टोनियन क्या होता है? अपने पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अब सिस्टम प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड। अब जब मैं सिस्टम को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखूंगा तो ये जो हैमिल्टोनियन है या फिर सिस्टम की जो एनर्जी है, इन दोनों के अंदर स्मॉल जो करेक्शन टर्म है वो ऐड होगी। तो सिस्टम प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड, सो स्मॉल करेक्शन टर्म ऐड इन हैमिल्टोनियन एंड एनर्जी। ठीक है, अब ये जो हैमिल्टोनियन और एनर्जी में जो करेक्शन टर्म ऐड हुई है या जो वेव फंक्शन के अंदर जो करेक्शन टर्म ऐड हुई है, इसको हम परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली अपने पास सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन था वो क्या था? एच नोट था। एच नोट कौन सा हैमिल्टोनियन? जब वो एटम किसी फील्ड में नहीं रखा था। ठीक है, अब जैसे ही मैं उसको फील्ड में रखता हूं तो फील्ड के कारण तो अपने पास जो हैमिल्टोनियन ऐड होता है वो कौन सा हैमिल्टोनियन है? एचपी। एचपी बोले तो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ऐसा हैमिल्टोनियन जो किसी एक्सटर्नल फील्ड के कारण से आया है। ठीक है, वो एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो। और लैम्डा यहाँ पे एक स्मॉल सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। 1 से बहुत ज्यादा छोटी होगी और 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पे बता रखा है एचपी क्या है? एचपी है परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन। ठीक है, या फिर एचपी हम बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन टर्म ऐड हुई है हैमिल्टोनियन के अंदर, उसको हमने क्या बोला है? एचपी बोला। एच को पता है मेन हैमिल्टोनियन है या फिर अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। लैम्डा क्या है? अपने पास स्मॉल वैल्यू है। और स्मॉल कितना है कि ये 1 से बहुत ज्यादा क्या है? स्मॉल है, या फिर इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 1 से क्या है? बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, ये लास्ट लाइन आपको, हाँ अब ये लास्ट लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अपने पास ये क्या है? अब अपने को इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने का जो अपने पास मेन आइडिया है वो अपने को कहाँ से मिलता है? पावर सीरीज से मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल टर्म है। अब ऐसी जो प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इसको हम किसकी हेल्प से सोल्व करते हैं? पावर सीरीज की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो ये जो स्मॉल सी वैल्यू है इसको सोल्व करने का आइडिया कहाँ से मिला अपने को? पावर सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से मिला है। ठीक है, अब एक पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा। अब वो क्या है अपने पास? अब जब सिस्टम अपने पास किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा था तो उस टाइम पे सिस्टम की जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो क्या होगी? जब सिस्टम किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा था तो हैमिल्टोनियन क्या था? एच नोट था। और एनर्जी क्या थी? ई नोट थी। ठीक है, तो जब मैं इस हैमिल्टोनियन को किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो ये हैमिल्टोनियन अपने को जो एनर्जी देगा वो ई नोट एनर्जी और साई स्टेट अपने को एज इट इज दे देगा। ठीक है, अब इसका जो सोल्यूशन है वो हमने ऑलरेडी निकाल रखा किसकी हेल्प से? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, एच नोट को, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को मैंने इस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद ये अपने को क्या दे देगा? ई नोट एनर्जी देगा जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ठीक है, और साथ में ये स्टेट अपने को एज इट इज दे देगा। ठीक है, अब ये वाली जो बात हमने बताई है इसका हम आगे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने जब उस सिस्टम को उठा के, ये मेरे पास एक एटम है, इस एटम को मैंने उठा के एक्सटर्नल फील्ड में रखा था। तो एक्सटर्नल फील्ड में जब मैंने इस एटम को रखा तो क्या हुआ? हैमिल्टोनियन के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड हुई। अब बाहर से ये जो करेक्शन टर्म ऐड हुई है, अब हम इसको देखने वाले हैं कि ये करेक्शन टर्म हैमिल्टोनियन के अंदर जो है ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, अब अगर ये करेक्शन टर्म टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का। ठीक है, अब अगर ये जो करेक्शन टर्म है अगर ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है तो हम किसका यूज करेंगे? टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट में यही बता रखा है, इफ एचपी इज टाइम इंडिपेंडेंट तो हम क्या यूज करेंगे? टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और एचपी टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो किसका यूज करेंगे? टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक नॉलेज के लिए। जब अपने पास हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट होता है, तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं? एनर्जी करेक्शन निकालते हैं। ठीक है, अब और जब हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड करता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जब हैमिल्टोनियन टाइम पे इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ पे हम एनर्जी करेक्शन निकालते हैं। ठीक है, और जब हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड करता है तो वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम एनर्जी नहीं निकालेंगे, वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसा क्यों है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड करता है तो टोटल एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड नहीं रहती। ठीक है, ये बात हमने कहाँ पे पढ़ी थी? जो हमने अर्नफेस्ट थ्योरम के बारे में जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो हैमिल्टोनियन है अगर वो टाइम पे डिपेंड करता है तो अपने पास जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं रहती। इसी कारण से हम एनर्जी ना निकाल के क्या निकालते हैं?
प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अपने पास हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट है, इस केस में जब हैमिल्टोनियन अपने पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, इस केस में हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, और जब हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इस केस में हम क्या निकालेंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, और इसका रीजन हमने बता दिया। इसका रीजन क्या है, जब हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड करता है तो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं रहती। इस केस में टाइम डिपेंडेंट के केस में यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगी तो हम यहाँ पे एनर्जी के अंदर करेक्शन टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो और ये जो दोनों है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों अलग अलग सेमेस्टर में आपको मिलती हैं। ठीक है, और ये जो थ्योरी है दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम दोनों के ऊपर आने वाले लेक्चर में बड़ी जल्दी बात करने वाले हैं। ठीक है।